हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022 में जो अभी हम कुछ वीडियोस हमने बनाए तो उसमें आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्रेशर्स के लिए हमने बनाया था। फिर डिमांड था जो भी आपका कि एक तरह से नोट्स कैसे बनाएं। अब ये स्पेसिफिक जो पेपर 2 के बारे में कुछ कैंडिडेट्स का कुछ एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन था। तो इसमें यह है कि स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स जो हमने एक तरह से बताया था तो वो मेजर रूप से जो था वो एक तरह से हमने पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिस्कस किया था। तो आज हम स्पेसिफिक सारी चीजें पेपर 2 के संबंध में करेंगे। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो खास करके मैं देखता हूं जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम के बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भयभीत होते हैं। आप पेपर 2 में आप एक फियर फैक्टर जो है माइंड में बना लेते हो। कहीं ना कहीं एक चीज मानो कि जो कुछ पूछा जा रहा है वो बहुत वास्ट लेवल में नहीं पूछा जा रहा है, वो ग्रेजुएट लेवल का नहीं पूछा जा रहा है। पेपर 2 को ईमानदारी से यदि देखो तो जो लैंग्वेज पार्ट है, कम्युनिकेशन पार्ट है, वो मैं समझता हूँ 10th का ही लेवल का है। स्टैंडर्ड मैक्स आप कर सकते हो कुछ चीजें स्टैंडर्ड 12th की, 12th से ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब आप कोई ऐसे देखते हो, कोई टॉपिक देखते हो, तो वो उसकी समझ के लिए तो वो पेपर 1 से उसका कंटेंट का सहारा ले सकते हो। न्यूज़पेपर एडिटोरियल आप पढ़ते हो, आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो। अब जस्ट इमेजिन करो, न्यूज़पेपर एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो तो आपका लैंग्वेज पे कमांड, मान के चलो कि हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट कंटेंट तो जान रहे हो। और वो कंटेंट यदि जान रहे हो तो उसको लैंग्वेज आपका 10th के आधार पर ही है, 12th के आधार पर ही है। तो कुछ टॉपिक्स को आप इंग्लिश में देखो, कुछ आर्टिकल्स को इंग्लिश में देखो और उसको कर सकते हो। बेसिक ग्रामर यदि क्लियर है किसी का भी तो वो उन चीजों को कर सकता है। एक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स का जो मैं राइटिंग देखता हूँ सम टाइम, तो हिंदी में कुछ ऐसे हैं जिनका जो थॉट होता है वो अच्छा होता है। सेम कैंडिडेट यदि इंग्लिश में लिखने लगता है तो वो जो है उसकी ब्यूटी बिगड़ जाती है। इसका कारण क्या होता है कि लॉट ऑफ कैंडिडेट की हैबिट ये होती है कि पहले उसको लिखते हैं हिंदी में, मीन्स सोचते हैं हिंदी में और उसको लिखते हैं इंग्लिश में। फिर तो ऐसा लिखते हैं कि लगता है ट्रांसलेट कर रहे हैं। आई रिमेम्बर माय पर्सनल लाइफ, वन ऑफ माय कजिन, ही इज परसुइंग PhD फ्रॉम IIT कानपुर। तो सम टाइम बैक ही वाज इन NIT, सो बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड वो NIT से कर रहा था। फिर IIT में उसने एडमिशन PhD के लिए लिया। तो जब वो सेकेंड ईयर में ये अंडर ग्रेड्स यानी जो भी आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड एमटेक में था, तो उसने हमें एक लेटर लिखा। और फॉर्चुनेटली वो लेटर मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा। एक उसकी भी क्यूरियोसिटी थी शायद, चूंकि मैं उसको कुछ कुछ चीजें लिखता था और मैं अपने लाइफ की जर्नी को उसको शेयर करता था। तो वन टाइम उसने भी मुझे लेटर लिखा और सेम कंटेंट को उसने हिंदी में भी लिख करके भेजा और इंग्लिश में भी। आई स्टिल कीप दैट लेटर, मीन्स ऑलमोस्ट 8 years हो रहे हैं उस चीज के। तो अब उस लेटर में मैं देखता हूं तो बहुत सारे चीज का, कुछ चीजों को उसने हिंदी में लिखा, कुछ चीजों को इंग्लिश में ओरिजिनल वर्ड होते हैं उसको हिंदी में वो इस ढंग से ट्रांसलेट किया कि उसकी ब्यूटी बिगड़ गई। और कुछ चीजों को, हिंदी वाले शब्द को उसने इंग्लिश में इस ढंग से ट्रांसलेट किया कि उसकी इंग्लिश में ब्यूटी बिगड़ गई। तो न तो ओरिजिनलिटी उसके हिंदी वाले में रही और न ओरिजिनलिटी उसके इंग्लिश वाले में रही। शायद वो किसी एक लैंग्वेज को पकड़ करके या तो हिंदी में या इंग्लिश में लिखता तो शायद उसकी ब्यूटी हो सकती थी, लेकिन उसने हिंदी वाले लेटर का भी ब्यूटी बिगाड़ दिया और इंग्लिश वाले लेटर का भी ब्यूटी बिगाड़ दिया। तो कहीं यही चीजें प्रॉब्लम होती है कि लॉट ऑफ टाइम जो कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो वो पहले हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि आप इंग्लिश में चीजों को कन्वर्स करने में यूज टू नहीं हो। आप कोशिश करो, या तो आप जैसे न्यूज देखते हो, न्यूज एनालिसिस देखते हो, राज्यसभा टीवी या जो भी कुछ चीज को देखते हो, तो उससे आप थॉट प्रोसेस ही इंग्लिश में डेवलप करने का कोशिश करो।
या सम टाइम व्हेन यू टॉक, तो एटलीस्ट सम टाइम ऐसा निकालो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओ। पर्टिकुलरली जो इंटरव्यू के कैंडिडेट होते हैं उनको मैं उस संबंध में बातें करता हूँ, संबंध में चीज़ों को। अब जो अभी पेपर 2 का एज सच मान के चलो कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम या जो प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए रहते हैं, तो ऑब्वियसली है उनको हम कम्युनिकेशन उस ढंग से सिखा नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि यदि हिंदी मीडियम के हो तो थॉट प्रोसेस उसको इंग्लिश में रखो, और यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन इवन इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, you should have command over grammar. Grammatical mistakes minimize होना चाहिए। Sometime in essay argument writing they ignore little bit grammatical mistakes, but आपका ज्यादा होगा तो वो प्रभाव पड़ेगा। ऑलवेज क्या है कि हर वो कंपोनेंट जो होते हैं उसके मार्क्स होते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखी है, जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कैलीग्राफिक टाइप के लिखते हैं, तो उनका ऑब्वियसली प्रभाव पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलता है। यदि इक्वल कंटेंट किसी ने लिखा है, दो कैंडिडेट ने ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली है एग्जैक्ट इक्वल तो कोई भी दो कैंडिडेट का कभी भी किसी का कीमत पे नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट इक्वल कंटेंट दो कैंडिडेट ने लिखा है, ठीक है। तो किसी को यदि एक को 95 मिल रहा है जिसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो बिलीव मी जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो उसको 100 प्लस जरूर मिलेगा। तो 5 मार्क्स समटाइम हो सकता है कि 10 मार्क्स। इसका एक रीजन क्या होता है कि यदि हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो एग्जामिनर जो है वो पेन नहीं लेता है पूरे चीज को, कंटेंट को प्रॉपर तरीका से पढ़ने में। ये सबके साथ होता है। जो टेस्ट में भी कॉपी चेक करते हैं बहुत बार उनके साथ भी होता है, हमारे साथ भी। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनको मैं प्रॉपर तरीका से पढ़ता हूँ, वर्ड बाय वर्ड प्रॉपर। कुछ की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, तो कुछ चीजों में ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ हर को, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हमारे पास कॉपी सेंड करते हैं जो टेस्ट का, तो मैं उनको एक सीरियसनेस जो हो सकता है मैं उसके आधार पर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, तो शायद मैं कुछ चीजों में अनुमान लगा लेता हूँ कि हाँ अच्छा अच्छा ये इसका इस आधार पे है तो इतने मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन जिनका प्रॉपर तरीका से हैंडराइटिंग है तो ये ध्यान रखो कि हैंडराइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें हम स्ट्रेटजी के बारे में कुछ देखेंगे, बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे। पहले सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि जो सिलेबस आपका ब्रॉड वे में है, इस ढंग से यूपीएससी जो आपका प्रोस्पेक्टस जो आपका होता है, यानी कि एग्जाम जो नोटिफिकेशन होता है, तो उसमें जो सिलेबस लिखते हैं तो उसमें पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो है एसे, तो ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स, ठीक है। तो अभी आपका देखो 4 into 20 होता है, यानी कि 80 मार्क्स। 4 से आपको 6 out of 4 लिखना है। लेकिन 2012 तक 2012 में देखोगे, 2012 ये 2013 से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, 2012 में देखोगे तो 1 से 80 मार्क्स, 800 वर्ड्स। तो पहले एक तरह से उस समय 800 वर्ड्स, और इस समय आज के डेट में आपको 1200 वर्ड्स एक तरह से लिखने के लिए बोलता है। तो एक ऐसे था 4 में से 1, तो मैंने फॉर्चुनेटली मैंने ऑब्वियसली दोनों पैटर्न में लिखा, दोनों पैटर्न में क्वालिफाई हुआ। तो जो आपका ये है 80 मार्क्स, लेकिन इसी में आपके पास विकल्प है कि हिंदी और इंग्लिश। अब जो इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, knowledge of security and human rights issue and analytical ability। तो इसका हम जो डिटेल आपको ये बताएंगे कि सिलेबस ब्रॉड वे में कहाँ से, ये तो एक ब्रॉड वे में दिया गया, उसको मैं और सब पार्ट में करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने नोट्स वाले में है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, तो किस ढंग से, तो उसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि जो भी है इसको और हम थोड़ा सा ब्रेक करें, और उस ब्रेक के अनुसार आप सारे हेडिंग्स को एक एक लो और उसको वर्क करोगे, ठीक है। तो ये आपका है, इसी में आपके पास चॉइस है आइदर इंग्लिश और हिंदी। अब जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है या जिनका लैंग्वेज तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, या फिर कोई और लैंग्वेज है, मणिपुरी है, या फिर काश्मीरी है, सपोज ये करो डोगरी है, तो उनके पास तो विकल्प नहीं है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के हो तो उनके पास विकल्प है आइदर हिंदी और इंग्लिश। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है 120 मार्क्स का है, इसमें
नो सब्स्टिट्यूट, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या जिस भी मीडियम से हो, तो उस चीज को करने की कोशिश। तो इसमें क्या आता है, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग अभी आपके 15 मार्क्स। अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। अब इसमें क्या है, कंप्रीहेंशन पैसेज है 20 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग है, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट डेवलप करना है, वो आपका 40 मार्क्स का 2 इंटू 20। रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स का। इस सब में देखो पैटर्न चेंज हुआ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिंपल ग्रामर, तो ये 25 मार्क्स का। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन द सेंस की वर्ड मीनिंग कभी आपको ये रहता है, जो सिंपल ग्रामर वाले में कंपोनेंट में ही यदि हम 25 मार्क्स लें तो उसमें सम टाइम क्या होता है, वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, फ्रेज दिए हुए रहते हैं, इन सब का जो है वो करना है। अब देखो, जो आपके ये 120 मार्क्स हैं, ये सारे के सारे ये माना जाता है कि कॉम्बिनेशन है टू चीज थिंग्स का। एक तो 10th लेवल का आपके पास इंग्लिश ग्रामर सही होना चाहिए। 10th लेवल का इंग्लिश ग्रामर और प्लस पेपर 1 का कंटेंट, ये कुछ कंपोनेंट है। यदि अब इसको ऐसे हम दो भाग में बांटें, जहां की 140 और प्लस 60, तो 140 जो मार्क्स है उसमें ए से 4, तो 80, 2 आर्गुमेंट 40, 2 रिपोर्ट, तो ये 20। ये जो आपके 140 मार्क्स हैं, ये इसमें पेपर 1 का आपको कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पेपर 1 जब तक आपका सही नहीं है तो पेपर 2 इसमें ई कंपोनेंट में आप नहीं लिख सकते। एक 60 मार्क्स का जो कंपोनेंट दूसरा है, वो प्योर लैंग्वेज का खेल है। प्योर लैंग्वेज का खेला का मतलब है क्या है, कि कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स, आपका प्रेसी 15 मार्क्स, ग्रामर 25 मार्क्स। तो ये जो 60 मार्क्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो खेल है, वो ग्रामर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन ये वाला 140 का जो कंपोनेंट है, उसमें आपको ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, जब तक आपका पेपर 1 अच्छा नहीं है, आप इस सब्जेक्ट में पेपर 1 में वो अच्छा नहीं कर पाओगे। अब लॉट ऑफ कैंडिडेट का होता है कि मेरा पेपर 1 में पेपर 2 में एशिया बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा है, तो क्या हम 60-70 उसी में मार्क्स ले आए? गोन आर द डेज, सम यस एक्सेप्शनल आपका हो सकता है उसमें, कि आप मेनली उसी में कर लो, थोड़ा थोड़ा सेकंड वाले पार्ट में, इसमें पार्ट बी में कर लो और आपका हो जाए। मान के चलो आपने 70 मार्क्स ले आया। लेकिन जब 70 मार्क्स आप पेपर 2 में लाते हो, तो पेपर 1 में आपके पास बहुत ज्यादा दबाव होता है। अभी तक हम नहीं जानते हैं कि कितने वैकेंसी आ रही है। हो सकता है वैकेंसी ज्यादा आ जाए तो थोड़ा कम पे सिलेक्शन जाए, लेकिन वैकेंसी मान के चलो कि मेरे अनुसार 200 के आसपास ही रहना है। 200, 220, 30, 50, मान के चलो कि जनरली इसी रेंज में रहना है। 200 प्लस माइनस के आसपास ही रहना, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। मोर एंड मोर एवरी ईयर्स, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग। आज के डेट में मैं जस्ट 2017 जब से हमने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली है मैं बहुत कम कैंडिडेट के संपर्क में था। लेकिन आज के डेट में मैं जब बहुत सारे कैंडिडेट्स के संपर्क में हूँ, तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ कि जो ऑलरेडी मेंस लिखे हुए हैं सिविल सर्विसेज का। और इनफैक्ट मैंने ये ऑलरेडी बताया कि हम 2013 बैच में फाइनल सिलेक्शन लिए थे, जिस बैच में हमने ज्वाइन किया। तो हमारे बैच में सीआरपीएफ में 97 कैंडिडेट हमारे साथ ज्वाइन किए थे। उस 97 में एटलीस्ट 60 थे जिन्होंने वन टाइम एटलीस्ट मेंस लिखा हुआ था। 30 एटलीस्ट थे वो इंटरव्यू करीब वन टाइम एटलीस्ट दिए हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे थे जो इंटरव्यू सिविल सर्विसेज का दिए हुए थे, ठीक है ना। तो वो उनको चीजें पता है, वो उनका एक जो थॉट है वो ब्रॉड है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि किसी ढंग से हमको करना होता है, तो हमें या तो देखो क्या है कि यदि आप स्ट्रांग है, आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है संजू का, आर्ट ऑफ वॉर आप को पढ़ना पड़ता है ट्रेनिंग में। जब आप जाओगे ना, तो ट्रेनिंग में आपको ये सिलेबस में रहेगा। और ऐसे भी फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सिविल सर्विसेज में रखे हैं, उनके आजकल यदि देखोगे प्रसाद एंड प्रसाद का एक जो पॉलिटिकल थिंक ये सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का जो प्रसाद एंड प्रसाद का बुक आता है, तो 3rd एडिशन आपका जो देखोगे तो उसमें संजू को भी ऐड किया गया है, आर्ट ऑफ वॉर।
तो आर्ट ऑफ वॉर में ये कहते हैं ना कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस ढंग की कैपेबिलिटी है। यदि आप ब्रॉड वे में जानते हैं चीजों को तो आपको इनफैक्ट इन सब लेक्चर्स के करने की जरूरत ही नहीं है। आप जाओगे, लिखोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिविल्स का मेंस वेंस लिखे रहते हैं, बोलते हैं हमने पेपर 2 का तैयारी ही नहीं किया, बस गए लिख दिए। तो गए लिख दिए इस वजह से कि उनका ब्रॉड वे में सारी अंडरस्टैंडिंग है। अब यदि आप उस कंडीशन में नहीं है तो आपको गुरिल्ला फाइट करना पड़ेगा। यदि सेना बहुत बड़ी है सामने वाले, तो सामने वाले यहाँ सेना आप किसी दूसरे से नहीं फाइट कर रहे हो, आप अपने आप से फाइट कर रहे हो। तो आपको पता है कि हम किस कंडीशन में हैं। हमारी ब्रॉड वे में अंडरस्टैंडिंग उस लेवल में नहीं है जो सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा हुआ। सपोज आप ऐसे कंडीशन में है तो आपको क्या करना है कि सिलेबस को देखो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को आप कुछ कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को, नोट्स को बनाओ और उस चीज को कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक, पेपर 2 में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर करना है। बेसिक ग्रामर यदि आप कर ले रहे हो, बेसिक ग्रामर यदि आपका सही है, तो आप इन चीजों को आराम से कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो बेसिक ग्रामर जिनको भी, हाँ अब ये चाहिए होगा कि बेसिक ग्रामर का जो आपको प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम चाहिए। ऑब्वियसली जिन लोगों ने मेंटरशिप ज्वाइन किया हुआ है और जो पेपर 2 का, तो उन लोगों को ऑलरेडी हमने प्रोवाइड। लेकिन जिनको है कि सिर्फ हमको ग्रामर का ये जो जितने सिलेबस हैं वो उनके करीब करीब सारे चीजें मिल जाए, तो आप वो पे कर दोगे कुछ तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो सेंटेंस फ्रेमिंग है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तीनों टेंस को आप प्रॉपर तरीका से, मैं समझता हूं ना कि ग्रामर में जिसने टेंस को और वर्ब को, ठीक है, वर्ब और टेंस को अच्छे तरीके से कर लिया, और सिंटैक्स, ठीक है, टेंस, इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब जो है, सिंटैक्स और प्रीपोजिशन, इन सबको कर लिया तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम चीजें हो जाती है लिखने के लिए। अब लेकिन जो सपोज सेंटेंस आ रहा, सपोज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब, तो उसके लिए तो स्पेशल वो जानना होगा। तो इसमें सबसे पहले टेंस, टेंस में आपका एक तो सेंटेंस करेक्शन में भी आपका, सेंटेंस करेक्शन के आपके 5 मार्क्स आते हैं, तो इसमें भी कुछ जो होते हैं टेंस से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो टेंस को आपको करना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेनली क्या है, प्रीपोजिशन, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, कंजंक्शन। ये आपके 5 जो हैं वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इसमें जो एडवर्ब है वो बहुत ज्यादा उस ढंग से डायरेक्ट में नहीं है, लेकिन हाँ सेंटेंस में तो कुछ कुछ जगह आता है। इनफैक्ट 8 है तो 8 वो इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो है ये 5 से ज्यादा है। अब इसमें से सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब जो होता है, तो इसमें आपको वर्ब, इसको पढ़ने से पहले आपका वर्ब पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और प्लस टेंस, टेंस वाला पार्ट। तो जब वर्ब करते हैं तो देखो जो भी होता है सब्जेक्ट, और हम दो कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है, कर्ता, जिसको हिंदी वाले ग्रामर यदि आपने पढ़े होंगे तो कर्ता, तो कर्ता है जो काम कर रहा है। अब कर्ता का मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्सन ही नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि आई टीच इंग्लिश, मान के चलो मैं ऐसा बोलता हूँ आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ तो आई मैं है, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन, तो यू यहाँ आपका कर्ता हो गया। लेकिन टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक जो है यहाँ सब्जेक्ट ये है, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यहाँ सब्जेक्ट है। तो या तो सब्जेक्ट पर्सन हो या पर्सन जैसा वो बिहेव करे एक तरह से। तो ये सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका है। नेक्स्ट फिर आपका आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका है अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी निगेटिव से अफर्मेटिव। अब असर्टिव देखो, अफर्मेटिव और निगेटिव इन कंबाइंड को, इन दोनों को कंबाइंड को जो है असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव। अब एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाना आपको ये सब आता है। फिर उसके बाद डिग्री, डिग्री में आपके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में आपको जानना होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, यानी 6 इसमें से पार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना है, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव, यानी कि 6 आपको हो गया। लेकिन एक्चुअली 3 आप जानोगे तो 3 एक तरह से रिवर्स कर दोगे तो आपके 6 हो जाएंगे। फिर एक जो है सिंपल,
कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आज के डेट में लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपका है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन। कुछ जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर, तो एक तरह से स्ट्रक्चर ये जो है बहुत सारे जो कंबाइंड आपने इन चीजों को देखा ना, तो इसी का एक तरह से कॉम्बिनेशन है और उसी में आपको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा जो है सेंटेंस वो करेक्ट है या नहीं है। अब है एक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक तरह से ना कंफर्मेशन चीजों को लेने के लिए, मतलब कि मैं मेहनत करता हूं कि नहीं। अब जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि बोलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बोले करना चाहिए। देखिए कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बोले बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, यदि आप नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं या सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को, बीजेपी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एक तरह से क्वेश्चन टैग वो हुआ। ऑब्वियसली है, आई एम नॉट इंक्लाइन टू एनी पॉलिटिकल, बस जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो क्वेश्चन टैग आपका रिमूव टू, ये टू का मतलब होता है ना एक तरह से बहुत ज्यादा, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, फॉर एग्जांपल ही इज टू इंटेलिजेंट, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तेज है, इतना तेज है कि नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कॉमन आदमी है वो आइंस्टाइन जैसा ब्रेन उसका है, तो उतना ज्यादा तेज है कि नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि टू एक तरह से निगेटिव में है। कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस रूम इज टू स्मॉल, दिस रूम इज टू स्मॉल, यदि हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। अब रूम है तो उसमें क्या करोगे, रहेगा ही कोई भी या सामान रखोगे या कुछ। तो रूम जनरली हम जब रूम बोलते हैं तो रहने के लिए यूज होता है। तो सिंपली यदि है दिस रूम इज टू स्मॉल, तो उसको क्या होगा, रिमूव टू करेंगे। तो दिस रूम इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट लिव इन इट, ठीक है। तो दिस रूम इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट लिव इन इट, तो ये रिमूव टू आपका है। नेक्स्ट फिर आपका वॉइस, ये भी, इससे भी आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। फिर आर्टिकल है, आर्टिकल इनफैक्ट इसको डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ए एंड दी, कंबाइंड सेंटेंस, और एक सेंटेंस को कंबाइन करना, और एक तरह से आज के डेट में ये भी पूछा जाता है कि एक तो है कि सेंटेंस को कंबाइन करना, दूसरा जो होता है कि एक सेंटेंस है उसको ब्रेक करना, जो दो सेंटेंसेस में एक कंबाइंड सेंटेंस है उसको ब्रेक करके दो सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस इन द सेंस कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दो में ब्रेक करना है, तो ये भी आता है कंबाइंड सेंटेंस, और इसको इसके वाइस वर्सा भी कर लो, वाइस वर्सा। नेक्स्ट आपका ये आता है, देखो यदि ये वाला है सिंगुलर से प्लूरल, तो ये एक तरह से ग्रामर का खेल नहीं है, ये वर्ड मीनिंग का आपका खेल है, ठीक है, मेनली वर्ड मीनिंग का आपका। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो ये नाउन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर आपका है होमोनीम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब होमोनिम्स में क्या है कि एक तरह से आपका वो वर्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका ये प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ये प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप का हो रहा, लेकिन जो आपका उसमें से मीनिंग है वो डिफरेंट है। सिनोनिम्स, कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिम्स लिखना, एंटोनिम्स, तो आज की डेट में ये ऐसे पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये मैंने जो लिया है लास्ट 10 ईयर्स के कॉम्बिनेशन से लिया है, तो आपको ये जानना चाहिए। फिर फ्रेज एंड मीनिंग, प्रोवर्ब, ठीक है ना। तो इडियम, फ्रेज, वर्ब, प्रोवर्ब, सॉरी, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब, इसके आपको मीनिंग्स जानने होते हैं और इसको सेंटेंस में लिखने हैं। और एक इम्पैटिक सेंटेंस, ठीक है ना। इम्पैटिक, जैसे मैं पढ़ता तो हूं, ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं, तो डू, हैव, हैज, ये सब लगाते हैं। तो ये जनरली, अब 17 देखो हमने ये इतना बताया। अब ग्रामर में सबसे नहीं पूछा जाएगा ना, कुछ जो है टॉपिक हैं वो रेगुलर पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका वॉइस नरेशन, ये आपका एवरी टाइम पूछा जाता है, वॉइस नरेशन एवरी टाइम पूछा जाता है। फिर ऑलमोस्ट आपका जो इधर है सिंपल, आपका कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये आपका ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा जाता है। अब तो ये 3-4 जो हैं वो एवरी टाइम पूछे जाते हैं, बाकी है कि कॉम्बिनेशन में चेंज करके के आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस ग्रामर के रहे। अब बुक लिस्ट में 2 बुक आप ले सकते हो। देखो ये जो है रे एंड मार्टिन, तो रे एंड मार्टिन जो है वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जस्ट इमेजिन करो कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ये डिग्री कॉलेज के लिए नहीं लिया गया है, तो यानी ये 10th से 12th के मैक्सिमम
10th-12th के बच्चों के लिए लिया गया है, ठीक है। तो 10th से 12th वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि 8th से 12th तक के बच्चे उसको, या 9th से 12th तक के बच्चों के लिए ये है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाले वर्जन ले लो, और यदि हिंदी मीडियम वाले हो तो इसी का हिंदी मीडियम का भी आता है। सेम बुक है जो रे एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, शायद यश चांद पब्लिकेशन का है। तो आप इसमें हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी वाला बुक ले लो, इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाला बुक ले लो, या तो एक ये ले सकते हो। मैं समझता हूँ ये ज्यादा प्रिफरेबल है। और या ये हिंदी मीडियम में है तो ये आप ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन, तो ये एक मैं समझता हूँ कि लगता है 50 ईयर्स से ये इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। तो इनके एक वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट जो हैं वो हमारे फेवरेट टीचर हैं, तो वो ये सर ऑलरेडी जिन सर से मैं पढ़ा हूँ वो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि 40 ईयर्स से वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 20+ ईयर्स से तो उनको मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा था तो आज से 21 ईयर्स पहले तो मैं उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 40 ईयर्स के करीब ये पढ़ा रहे हैं, और हमारे सर के ये टीचर रह चुके हैं। तो ये भी एक अच्छा इनका भी है, ठीक है। तो आप या तो ये ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले ये हो, और या आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम वाले ये ले सकते हो, और हिंदी मीडियम वाले भी ये ले सकते हो। किसी बुक से मेरा कोई वो नहीं, और आप और कोई ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप नेस्फील्ड का ग्रामर ले सकते हो, माइकल स्वान का ले सकते हो, किसी का भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। रेमंड एंड मर्फी का एक आता है। तो एन नंबर ऑफ बुक्स हैं, एन नंबर ऑफ बुक्स बहुत सारे, जो भी आप चाहो, लेकिन मैं समझता हूँ इस दो में से कोई एक ले लो और इसको ही ये करना है, ठीक है। और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पेड प्रोग्राम चाहिए तो वो ऑलरेडी हमने सारे को हम कवर करवा देंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब एक जो रहा नोट्स की बात, कि हम इसमें नोट्स कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल लास्ट जो वीडियो था उसमें तो हमने आपको पेपर 1 में एक तरह से आपको डिस्कस कर दिया था कि नोट्स कैसे बनाएं। अब इसमें जो नोट्स बनाने का, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको एक तो देखो जो नोट्स हैं दो पार्ट होगा। एक तो ग्रामर वाला पार्ट का आप नोट्स बनाओगे, तो ग्रामर वाला जो भी है आपका सपोज 50 पेजेस या 60 पेजेस, मैं समझता हूँ कि चूंकि 50-60 पेजेस में बोलता हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड जिस अनुसार मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज को तो मैं लिखता हूँ, तो मान के चलो कि अपना जो कोई चीज लिखने लगता हूँ तो एक पेज में 200 वर्ड्स एटलीस्ट लिखता हूँ। जबकि मैं ऐसे जब आप एग्जाम में लिखने लगते हो या फिर ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग ये सब, तो मैं समझ बोलता हूँ ना आपको कि 100 से 125 वर्ड्स एक पेज में लिखना चाहिए। लेकिन जब मैं नोट्स की बात करता हूँ तो चूंकि वो नोट्स आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं, तो एवरेज आप 200 और 250 वर्ड्स भी आप एक पेज में लिख सकते हो आपके कंफर्ट के अनुसार। तो मैं समझता हूँ 200 वर्ड्स पर पेज लिख रहे हो तब 50 से 60 पेज के लिए ग्रामर का आप एक नोट्स बना लो। सिलेबस जो भी हमने इसमें बताया हुआ ही है तो उस सिलेबस को देखो और उसको आप ये नोट्स एक एक चैप्टर कर करके बना लो। अब उसमें से हाँ कुछ चीजें हैं आप वर्ड मीनिंग लिखना चाहते हैं और ये, तो ये आप एक्स्ट्रा करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है क्या करना है कि जो ब्रॉड अब तक जो हमने देखा, जो आपका ब्रॉड वे में वो आपके टॉपिक्स बताए गए कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, या एनालिटिकल से, या सपोज सोसाइटी से। अब इसी को हम एक तरह से डिवाइड करते हैं, तो हर चीज को, हर पार्ट को आपको 5-5, 6-6, 8-8 पेज, 5 से 10 पेज, या किसी में 2 ही पेज की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो किसी 2 से 10 पेज हर सेक्टर को दो। तो आपके ब्रॉड वे में मान के चलो कि 10 से 15 किस ढंग से आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो 10 से 15 एक तरह से सेक्टर है, यानी कि जो पार्ट है उसमें से आपको 2 से 10 पेज का नोट्स बनाना है। अब सबसे पहले मान के चलो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है। अब पॉलिटी का नोट्स बना रहे हो तो पॉलिटी का यहां उस सेंस में नहीं बनाओगे। पॉलिटी का मान के चलो कि आपने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा हुआ ही है, इसमें बस स्मॉल सा लिख लोगे, प्रियम्बल यहां भी लिख लोगे, ठीक है। प्रियम्बल लिख लिए, ठीक है, प्रियम्बल लिख लिए। अब मान के चलो कि जो स्मॉल में है आपका जो फंडामेंटल राइट्स एफडी,
फंडामेंटल राइट्स में 3-4 बस लिख लिए कि जो ये है राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये किस आर्टिकल में ब्रैकेट में लिख लिए ये, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी आर्टिकल कौन सा में है, तो बस इमरजेंसी 352 मान के चलो, 356 360 इस ये में है। इमरजेंसी इन द सेंस कि अलग प्रेसिडेंट रूल भी इसमें आ जाएगा, तो इसमें ये लिख लिए। अब फॉर एग्जांपल गवर्नर, गवर्नर पे आपका रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता, तो गवर्नर से रिलेटेड 1-2 आर्टिकल लिख लिए, तो ये इससे हो गया। अब मान के चलो एग्जीक्यूटिव है, उससे रिलेटेड, तो बस 10-15 आर्टिकल लिख लिए। इसको बस 5 पेज, मैक्सिमम 10 पेज, 10 पेज से ज्यादा आपको जो आपको लगता है हाँ ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, बस उसको नोट्स में रख लिए, ठीक है। फिर हाँ, अब ये 2-3 पेज में ये कंपोनेंट हो गया। फिर पॉलिटी में आप मान के चलो कि अंबेडकर ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कहा, तो कुछ कोटेशन, तो जितने सेक्टर में बता रहा हूं, जितने स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूं, सब में आपको कोटेशन एक एक लिखना है, एक एक, दो दो, तीन तीन। अब अंबेडकर के 2 कोटेशन सपोज लिख लिए, जेएल नेहरू के आपने कोटेशन लिख लिए, महात्मा गांधी के 1-2 कोटेशन आपने लिख लिए, या संविधान सभा के जो कुछ टॉप के मेंबरांस थे उनके कुछ 1-2 कोट लिख लो। तो वो कोट कौन सा, जो एनसीईआरटी में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ने के लिए बोला था, एनसीईआरटी जो पॉलिटी वाला, तो उसमें से आप एनसीईआरटी वगैरह के कुछ कोट्स हैं उसको आप लिख लिए, ठीक है। अब पॉलिटी आ गया, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक जो होता है, इकोनॉमी एक्चुअल में क्या है, तो इकोनॉमी के जो बेसिक डेटा थोड़ा सा आप लिख लो। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आपका आया है, तो उस सर्वे का हर चैप्टर का कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वो देखो, और कुछ जो समरी में से है कुछ चीजें हैं, बस 2-2 4-4 लाइन उसको लिख लो। अब यदि हम इकोनॉमी में बेसिक्स आपका थोड़ा बहुत आप समझ गए कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबका कंट्रीब्यूशन क्या है, प्राइमरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, टर्शियरी का क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद 1950, क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो जो पेपर 1 में है एक तरह से उसी का कुछ कुछ पार्ट, अब उसको एक टेबल में बना लो कि 1950 में क्या स्थिति थी, यानी कि इंप्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड कर रहा था, और इंप्लॉयमेंट के बाद जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, किस ढंग से शिफ्ट किया। स्मॉल इंट्रो अबाउट प्लानिंग कमीशन, बस प्लानिंग कमीशन चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन 4 लाइन प्लानिंग कमीशन के बारे में लिख लिए, 4 लाइन आप नीति आयोग के बारे में लिख लिए, जो इकोनॉमिक सर्वे बजट का जो कुछ कुछ चीजें हैं वो उसको लिख लिए। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा आप ये करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप जो सर्वे आता है कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसका जो लेटेस्ट फाइंडिंग है वो चीज कर लोगे। फिर एग्रीकल्चर, एक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक सेक्टर है, तो इसमें 2 पेज लिख लोगे कि एक तो हमारी कृषि की समस्या क्या है, समाधान क्या क्या गवर्नमेंट अभी कर रही है, और कुछ सजेशन क्या किया जाना चाहिए। अब उसमें मान के चलो एम एस स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसको आपने थोड़ा सा लिख लिया। वो एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है लेटेस्ट में, उसके बारे में आपने लिख लिया। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आपने लिख लिया। जो इंडिया में एमएसपी वगैरह डिक्लेयर किया जाता है उसके बारे में लिख लिया। पीएम किसान सम्मान निधि है, किसानों को डबल इनकम करना है तो अशोक दलवाई कमेटी है। तो छोटे छोटे चीज को लिखना है। 4 कोटेशन लिख लिए इसमें, ठीक है, 4 कोटेशन उसमें लिख लिए। अब जो है एक तरह से जो इकोनॉमी में ही एक तरह से एक सब पार्ट एक तरह से और है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आज की डेट में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसमें एक तो अर्बन सेंटर का आपको डेफिनेशन जानना चाहिए, कितने टाइप्स के अर्बन सेंटर हैं, हमारी पॉपुलेशन क्या है अर्बन सेंटर में अकॉर्डिंग टू सेंसस, फिर अर्बनाइजेशन की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरह से ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस ढंग से ये हजार्डस हो रहा है, किस ढंग से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके बारे में आप करोगे, ठीक है। अब यदि हो गया, इसके बाद सोसाइटी है।
सोसाइटी हमारा एक तरह से इंडियन सोसाइटी, तो आप एनसीईआरटी का एक बार बेसिक्स पढ़ सकते हो, उसको ओवरव्यू ले लो कि उसमें से ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है। उसमें कुछ कोटेशंस है, उसको नोट कर लो, जो एनसीईआरटी का क्लास 11th और 12th का है, एक बार उसको डिटेल में उसको नहीं पढ़ना। देखो कुछ किताबों को मैं डिटेल में कहता हूँ पढ़ने के लिए, कुछ बुक्स को जो मैं कहता हूँ कि स्मॉल उसका एक ओवरव्यू ले लो। तो सोसाइटी में क्या क्या उसमें सिलेबस में है, उसमें एक बार देख लो। लेटेस्ट जो हमारा ट्रेंड के हमारे सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है उसके कुछ यूनिक फीचर क्या हैं, ठीक है, ये चीज के बारे में ये कर लोगे। अब सोसाइटी जब आता है तो इसी में ह्यूमन राइट्स भी एक तरह से, ह्यूमन राइट्स को दो वे में देख सकते हो, एक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो और एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो सोसाइटी और पॉलिटी का ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। फिर फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो वुमेन स्पेशल यानी जेंडर इशू, ठीक है, तो जेंडर इशू से संबंधित कुछ कोटेशंस, कुछ जो भी हमारे एक तरह से कुछ पर्सन, कुछ फीमेल इधर हुए हैं, जो विमेन हुए हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में अहम भूमिका निभाया, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में। फॉर एग्जांपल लता दीदी का अभी, लता मंगेशकर जी का अभी डेथ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आपका इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बनता है, क्योंकि लता मंगेशकर को एक पर्सन नहीं देखो, एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे भी देखो। तो वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इशू जो है, अब इसी में आ जाता है, मान के चलो कि जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में देखो दो टाइप के बजटिंग होते हैं जेंडर बजटिंग में। एक होता है जिसमें 100% जो है जेंडर के वुमेन के लिए ही रहता है, एक होता है मिनिमम 30% जो है वुमेन के लिए। तो इसी से रिलेटेड जेंडर बजटिंग से अब दो लाइन उसमें से लिख लिए। फिर फॉर एग्जाम्पल जो आपका है सोसाइटी में ही है आपका एक तरह से एजुकेशन। एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे जैसे जो सोसाइटी एजुकेशन को महत्व देता है और खास करके विमेन के एजुकेशन को महत्व देता है, वो सोसाइटी ग्रो अच्छा करेगा, उस सोसाइटी में इक्वलिटी ज्यादा होगा, हार्मनी ज्यादा होगा। वो सोसाइटी जो है वो एक तरह से जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और ये चीजें हैं जेंडर में, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अमर्त्य सेन का जैसे मिसिंग वुमेन है, तो ये स्मॉल से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एजुकेशन, फिर एक आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्यों? कोविड-19 के कारण हेल्थ केयर सिस्टम। अब इसमें से देखोगे बेसिक डेटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री में जाओगे, एक तरह से हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने और होना चाहिए, रिसेंट बजट में क्या अनाउंस किया गया, तो ये हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा आप करोगे। फिर फॉर एग्जांपल साइंस, इंडिया कहीं ना कहीं साइंस जो एक तरह से ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान और जय जवान का नारा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दिया। तो आज साइंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, और साइंस एक तरह से आपका सोसाइटी को शेप करने में अहम भूमिका निभा रहा। कोविड-19 पैंडेमिक में देखो मेडिकल साइंसेस, साइंस ने बहुत भूमिका निभाया, और इसने इतनी जल्दी जो आपका मेडिसिन आपका खोज हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब साइंस में ही एक बायोटेक्नोलॉजी ये कर लो, बायोटेक्नोलॉजी भी इस समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें सब में देखो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, आप सेक्टर लिए उसको थोड़ा थोड़ा आप ये कर लो, ठीक है ना। तो स्मॉल स्मॉल में आप एक पेज दो पेज, और थोड़ा थोड़ा स्पेस हमेशा छोड़ो। मैं हमेशा जब भी बोलता हूं नोट्स बनाने, थोड़ा थोड़ा स्पेस सब चीज में छोड़ दो, ठीक है। फिर ये हो गया आपका साइंस हो गया। अब एक आपका जो है ये ज्योग्राफी पे, देखो चूंकि ज्योग्राफी एक तरह से आपसे पूछा गया है, तो ज्योग्राफी में आप एक तरह से बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट ज्योग्राफी में उसे नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ कि हिंद महासागर उस इंडियन ओशन का कैसे हुआ, ये आपका जो उत्पत्ति उसकी जो यानी कि जेनेसिस। लेकिन कुछ चीजों में जो मान के चलो कि ज्योग्राफी आपको जानना जरूरी क्यों। फॉर एग्जांपल जैसे 21 का यदि एक ऐसे लो, तो चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब एक ये ऐसे था, तो चाइना का इकोनॉमी पॉलिसी, नो डाउट ये इकोनॉमी है, लेकिन हमको ज्योग्राफी तो जानना होगा ना कि हमारे कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, तो हमारे इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में कौन कौन से कंट्री हैं, हमारे बॉर्डर से जो लगने वाले कौन कौन से कंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव एक तरह से है। तो ये जो कंट्री है, म्यांमार है, तो जो कंट्री ये हमारे बॉर्डर लगते हैं, तो आपको ज्योग्राफी यदि जानना होगा तो ये आपका ज्यादा फायदा है।
फिर एक और ऐसे था, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। इसमें भी थोड़ा आप ज्योग्राफी का कंसेप्ट ये डालोगे तो ये आपका फायदा ही होगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ जो चीजें होती है कि अब फॉर एग्जांपल एक ये जो है लास्ट ईयर 2020 वाले में कि सिक्योरिंग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। एक तरह से लिटिल बिट जो है वो उसका क्या है, कहीं ना कहीं जो आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट है ही है, ठीक है। तो जो आपके कुछ कुछ चीजें हैं कि डायरेक्ट आपके ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, सॉरी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट से आपके उसमें रहते हैं। तो ज्योग्राफी का बेसिक इन द सेंस ज्योग्राफी जब देखते हैं तो हमारे इंडिया के सेंस में कि हमारे इंडिया के नेबरहुड में कौन कौन से कंट्री हैं, इंडिया का जो बेसिक्स जो फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया का है उसके बारे में बस थोड़ा सा 2 पेज लिख लोगे। फिर उसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो इन्फिल्ट्रेटर्स वाले ये हैं और जो टॉपिक हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी में एक तो बेसिक्स आप देखोगे कि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है जो टेररिस्ट घटनाएं हो रही है या माओइस्ट घटनाएं हो रही है वही नहीं है। मान के चलो कि जो कास्टिज्म है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, तो ये सब भी, रेशियलिज्म फॉर एग्जांपल, ये सारे के सारे इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट आते हैं। तो ये है किस ढंग से हम उसको डील करेंगे ये सारे चीजों को। फिर उसके बाद हमारे जो ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्स जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा चीजों को करोगे। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी क्या है। अब फिर इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन जब हम देखते हैं तो मेजोरिटी असिस्टेंट कमांडेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड, आप जितने भी क्वेश्चंस को उठा करके देख लो। अब मैं सारे क्वेश्चंस को वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस वजह से कि हमने एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ये इसके सारे के वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखोगे तो सबके आपको लिंक मिल जाएंगे। 2009 से 2021 तक के ऐसे जितने पूछे गए हैं वो आपको, आर्गुमेंट अब तक जितने पूछे गए हैं 2011 से आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ, 2011 से 2021 तक, फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे के सारे के वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे को आप देखोगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्पेसिफिकली हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब एक आपका एनालिटिकल एंड करेंट इशू पे आता है। एनालिटिकल एंड करेंट इशू में फॉर एग्जांपल अब देखो, जो करेंट इशू में फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस आपका जो है एक तरह से दिल्ली में है, या फिर पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये क्या है, ये आपका जो एक तरह से है कि ये आपका क्या था, वो करंट से इशू। अब एक और जैसे फॉर एग्जांपल देखो एनालिटिकल टाइप में, तो इसको एनालिटिकल में भी थोड़ा सा ये रख सकते हो कि जो आपका है पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज। तो एक तरह से इसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हो और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर एग्जांपल दूसरा है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। तो ये क्या है, एनालिटिकल आपकी एबिलिटी आपका ये उसमें होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, अब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में ना दो कोट जो है यूनिवर्सल है। आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आता है, उन दोनों कोट को आप एकदम दे सकते हो। एक महात्मा गांधी जी का कोट है। महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि मदर अर्थ या मदर नेचर हैज इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में यूनिवर्सल है। और दूसरा एक है ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस 1987 में जो हुआ था। 1987 में जो ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस नॉर्वे में हुआ था, उसमें एक जो बोला गया था कि दिस मदर नेचर या दिस मदर अर्थ या दिस अर्थ we did not inherited from our forefathers but we have borrowed it from our coming generation। तो जो हमने एक नेचर अर्थ को जो है वो अपने बुजुर्गों से प्राप्त नहीं किया है, लेकिन बल्कि जो हमारे आने वाले जनरेशन हैं
वो उनका एक तरह से हमने उनसे बोरो किया है, और जब हमें उन्हें रिटर्न करना हो तो वो जो है उस अवस्था में ही हो, उससे बेटर कंडीशन में हो तो हो, लेकिन उससे खराब कंडीशन में ये ना हो, ठीक है? तो जो ये आपके ब्रॉड वे में टॉपिक्स हैं, उनको आपको करना चाहिए, उन सारे को आपको करना है। फिर से मैं एक बार टॉपिक को बता देता हूँ, आप उसको लिख लो उन टॉपिक्स को, और उन टॉपिक्स पर स्मॉल स्मॉल 2 से 10 पेज के बीच में नोट्स आपको तैयार करना। उसमें क्या-क्या शामिल होगा? तो 2 पहले बात 2 से 10 पेजेस, और वो सारे पेजेस फुल आप नहीं करोगे, कुछ-कुछ हर पेज में थोड़ा लिखोगे, थोड़ा छोड़ दोगे, थोड़ा लिखोगे, थोड़ा छोड़ दोगे, और उसको वैल्यू एडिशन करते रहोगे। तो 2 किसी छोटा टॉपिक है तो 2 ही पेज आप लिखे। अब वुमेन एम्पावरमेंट है, 2 पेजेस है, उसमें सही है 2-4 कोट्स, तो 2 से 10 पेज पहली बात। दूसरी बात, उसमें क्या शामिल करना है कि लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लेटेस्ट के कुछ डेटा हैं। अब वुमेन इशू या बहुत सारे सोसाइटी के इशू, तो एनसीआरबी के डेटा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका जो डेटा है उसको आप ये करोगे। कोटेशन हर सेक्टर में 2 कोटेशन मिनिमम, ज़्यादा आप लिख सकते हो, 2 टू 3 कोटेशन आपको चाहिए। तो बेसिक उसके यदि कोर कंसेप्ट कुछ हैं, तो कोर कंसेप्ट, कोई डेटा लेटेस्ट है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, एनसीआरबी डेटा हो, एग्रीकल्चर सर्वे हो, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलो डब्ल्यूएचओ ने कोई सर्वे दिया, कुछ ये दिया, वर्ल्ड बैंक ने कुछ ये दिया, तो उससे संबंधित यदि है तो उसको करोगे, ठीक है? तो ये आप उसमें से ये कंपोनेंट रहेगा। अब ब्रॉड बेक में फिर टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी आपका है, पॉलिटी के बाद मान के चलो इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में जो स्पेशल है, स्पेशल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, और एक तरह से अर्बनाइजेशन को भी, ये चूंकि स्मार्ट सिटी और ये सारे मिशंस हैं, अर्बनाइजेशन, ठीक है? अब ये आपका ये हुआ। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, एक तो या आप बेसिक साइंस के बारे में थोड़ा सा, साइंस का डायरेक्ट नहीं होता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक में रखो। तो टेक्नोलॉजी में आप देखो, इसमें से टेक्नोलॉजी में आप सब डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पेस साइंस इस समय एक इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस हो गया, ये स्पेस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? फिर आपका यदि है सोसाइटी, तो सोसाइटी में आप जेंडर इशू, वुमेन एम्पावरमेंट, करोगे। फिर ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट आपका है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर आप एजुकेशन, फिर आप एजुकेशन के बाद हेल्थ सिस्टम, नेक्स्ट आपका इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री, फिर स्मॉल आपका ज्योग्राफी, प्लस जो सम जो आपके हैं एनालिटिकल और करेंट में जो आप करंट अफेयर्स पेपर 1 का बना रहे हो, तो उसमें आप मेजर चीजों को कवर कर रहे हो। यहाँ कुछ करंट में जो टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ-कुछ स्मॉल नोट्स, तो करंट वाले में मान के चलो कि आपने 20 पेज दे दिया, तो वो आपको पेपर 1 में भी कुछ-कुछ हेल्प करेगा, दोनों को कॉम्बिनेशन। तो ये ब्रॉड वे में चीजें हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ, फिर कुछ और चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ना, अब जैसे इकोलॉजी हो गया, तो इसमें जो अभी ग्लासगो में जो पंचामृत एनवायरनमेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो उसके बारे में आप जानो। फॉर एग्जांपल फिर एसडीजी गोल जो 17 है, एसडीजी गोल, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे में इसको चेप सकते हो, इसको डाल सकते हो, ठीक है? तो
ये सब को थोड़ा सा प्रियम्बल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जैसे प्रियम्बल रिसेंटली अभी जो ग्लासगो में इन्वायरमेंट से रिलेटेड पंचामृत है, या फिर ईसा है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या फिर जो एसडीजी गोल को तो आप रट्टा लगा करके रखो, इसका कोई भी कंपोनेंट है उसको आप किसी न किसी में ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रॉडवे में है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें या तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो कमेंट, और या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जिनको भी फॉर एग्जांपल टेस्ट देना है तो वो मोस्ट वेलकम, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जिनको चाहिए कि ठीक है हमको ग्रामर ही पूरा उसके चाहिए लेक्चर्स क्लासेस पेड, तो आप वो ले सकते हो। ओके, थैंक यू।